नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर बिहार में हम बिहार की लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज मोदी जी का ऑफिशियली चुनाव अभियान जो है, चुनाव प्रचार का अभियान भी शुरू हो गया और जैसा उम्मीद की जा रही थी मोदी जी ने जहां से शुरुआत की है और जन नायक को लेके अभी जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे उस समय जन नायक का इस्तेमाल हुआ, जन नायक के नारे लगे। तब भी भाजपा और जेडीयू को इससे बड़ी दिक्कत हुई थी और आज मोदी जी ने भी उसका जिक्र कर दिया कि जन नायक की चोरी हो रही है। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? सर जननायक के बारे में जब बात हो और पहली चीज तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं वो कितना सार्थक है। एक जानवर का नाम लेकर के एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, क्या कुछ वैसी फीलिंग नहीं आ रही है? कहा जाता है कि मौका पड़ने पर वो जानवर का नाम लिया जाता है और फिर उसको भी बाप बनाना पड़ता है टाइप एक मुहावरा चलता है हमारे यहाँ। कुछ वैसी फीलिंग नहीं आ रही है कर्पूरी ठाकुर के गांव जाकर के मोदी जी की ऐसी बात हो? दूसरा, अब वो वहां दिन में भी मोबाइल की लाइट जलवा करके उसकी रोशनी चेक कर रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। कल आप कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कहीं यात्रा रद्द ना कर दे। अरे प्रधानमंत्री जी यात्रा क्यों रद्द करेंगे? कल हम हंस रहे थे कि यात्रा क्यों रद्द करेंगे। कोई नया हैट उतारेंगे, उसमें से एक नया कबूतर उड़ा देंगे। आपने देखा जिन अपने सरदार पटेल साहब ने बतौर गृह मंत्री इस देश के, उन्होंने सबसे पहले देश में आरएसएस पे बैन लगाया गांधी जी की हत्या के बाद। आज उनका कितना भरपूर सदुपयोग करते हैं मोदी जी, आपको अंदाजा है? हर जनसभा में जो सरदार पटेल टूथ एंड नेल इस विचारधारा के खिलाफ थे, राइट विंग के, आज उनको उधार के सिंदूर के तहत मोदी जी ने कंप्लीटली कांग्रेस से हटा करके अपनी तरफ कर लिया है। ये अलग बात है कि उनके नाम से जो मोन्टेरो स्टेडियम था, मोन्टेरो गुजरात अहमदाबाद में, उसको अपने नाम से करवा लिया, याद होगा ना आपको। और उसके बाद सरदार पटेल साहब की दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा और उसका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के तौर पे आज भी पूरे एक पेज का विज्ञापन छपा हुआ है सरदार पटेल के नाम से। तो वो एक उधार के सिंदूर का एक प्रोजेक्ट वहां से शुरू हुआ था और आज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर साहब का नाम लेकर के फिर उन्हीं के गांव से, कर्पूरी गांव से समस्तीपुर में, वहां से यात्रा शुरू की। मतलब चुनाव अभियान का श्री गणेश करा, अगर आप उस तरीके से देखो तो। कर्पूरी ठाकुर को अपना रहे हैं, बताइए आप। जिस आदमी के सिद्धांतिक तौर पर ये लोग खिलाफ थे, उन्होंने जो आरक्षण दिया, उनके बारे में किस किस तरह की गाली गलौज राइट विंग करता था, कोई देश भूला थोड़ी है उसको। उसके बावजूद भी जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो मजबूरी समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से जो जो उसका विचार के तौर पर या उसके जो सिद्धांतों की अगर आप बात करेंगे, तो मूल रूप से स्वर्णों की पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं। और बिहार में 10% के आसपास स्वर्ण है, अगर वैसे आप बात करोगे, बाकी सारे अलग वर्ग। उनके वोटों को रिझाने के लिए किसी को भी बाप बनाया जा सकता है। तो जैसे सरदार पटेल को कांग्रेस से छीन करके अपने पाले में ले आए दिवंगत होने के बावजूद, ऐसे ही अब कर्पूरी ठाकुर साहब के नाम पर वोट जुगाड़ने का प्रोजेक्ट है ये। इसको केवल इसी रूप में देखिए। कर्पूरी ठाकुर साहब सदैव इनके विरोधी थे और राइट विंग कंप्लीटली उनके खून का प्यासा था, हमेशा उनको गाली गलौज तक करते थे उनके साथ। उसके बावजूद आज कर्पूरी ठाकुर की जरूरत पड़ी है। क्यों? क्योंकि आज सरकार चाहिए, आज वोट चाहिए, एक नैरेटिव बिल्ड करना है। केवल इतनी सी बात है, इसके अलावा इससे ज्यादा कम कुछ नहीं। और जो दूसरी बात आपने कही कि दिन में लाइट जलवा रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था ना कि कुछ नया ढोंग लेकर के आएंगे, तो वो ढोंग लेकर के आए। 45 मिनट का भाषण दिया समस्तीपुर में प्रकाश जी, और उसमें 17 बार जंगल राज का नाम लिया। याद रखिएगा, कल मैं कह रहा था ना कि जंगल राज अतीत जीवी, आज से 20 साल पुरानी बात करेंगे। टॉर्च जलवा रहे दिन में, क्यों? क्योंकि वो एक स्टंट कर रहा है, कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट करने का कोई ना कोई एक नौटंकी करनी होती है, तो दिन के अंदर उनसे टॉर्च जलवा रहे, मोबाइल की फ्लैश लाइट जिसको आप बोलते हो। और उसके बाद कहते हैं कि बताइए अगर इतनी लाइट है बिहार के अंदर, तो फिर लालटेन की जरूरत क्या है? लालटेन आपको पता है तेजस्वी का चुनावी सिंबल है। तो कुल मिलाकर के जब आपके पास कंटेंट ना हो ना, जब आपके पास अचीवमेंट ना हो, जब आज आपके पास विजन ना हो, आपके पास गवर्नेंस का एक मॉडल ना हो, तो फिर आप इस तरह की लफाजी और उधार के सिंदूर ढूंढते हैं। उसमें कहीं कर्पूरी ठाकुर होंगे, कहीं जंगल राज का नाम होगा, कहीं जो है उसके बाद जो है अपने क्या नाम है,
दुनिया भर की चीजें जो लफाजी ये वो जंगल राज रिपीट होगा, लेकिन कंटेंट नहीं होगा जिससे लोगों को एक दिशा मिल सके। एक जुगाड़ी गई भीड़ है सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा, बाकी चीजों के द्वारा, और उस सारे में लाइटें जलवा करके ये दिखा रहे कि इतनी लाइट है तो फिर लाइटिंग की जरूरत क्या है। तो ये मोदी जी का एक टिपिकल स्टाइल है लफाजी करने का। आपको ध्यान होगा कोविड में भी यही सब कर रहे थे, थाली बजवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे, टॉर्च जलवा रहे थे। और इस देश में करोड़ों, मैं क्या कहूं उनको, अंधभक्तों को, कि उन्होंने ये सारा कर्म किया भी। वो कोविड को भगा रहे थे, बताइए। पूरी दुनिया वैक्सीन ढूंढ रही थी, ये ताली और थाली बजा रहे थे, टॉर्च जला रहे थे उस समय में। अब बिहार के अंदर वही कर रहे हैं। तो बेसिकली ये देखना पड़ेगा हमें कि जब कंटेंट की दिक्कत हो तो उस तरह की चीजें हमेशा से होना तो ये चाहिए था कि अपनी आरएसएस और राइट विंग की जो उनके प्रति अप्रोच थी कर्पूरी ठाकुर साहब की, और इनका जो रोल था उस समय, उसके लिए वो माफी मांगते। माफी मांगने की बजाय एक झूठा एक नैरेटिव डेवलप करके वहां पर कलाकारों से मिल रहे हैं, वहां पे एक इवेंट क्रिएट की जा रही है कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, सारा वो कांग्रेस का अर्बन नक्सल एजेंडा, तमाम चीजें जो है बेसिकली। आपको ध्यान होगा ना, जब कांग्रेस पार्टी ने जातिगत उसकी बात की कि भाई इस तरीके से हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो मोदी जी ने क्या कहा था कि अर्बन नक्सल का एजेंडा है ये, दलितों पिछड़ों वाला जो मामला था। और बाद में जब फंसे तो कह दिया कि हम भी कराएंगे, अगले साल कराएंगे। तो कोई वैचारिक सिद्धांतिक कुछ बात नहीं है, केवल जिस चीज पे पॉलिटिकली नफा नुकसान हो केवल उस पर खेल रहे हैं। और बिहार चुनाव का तो जो आगाज किया है आज, वही झूठ से कर दिया जिस तरीके से। बेसिकली बात क्या है कि आज मोदी जी के पास ना तो पिछली अचीवमेंट का कोई हिसाब किताब है और ना आगे गवर्नेंस का एजेंडा है। जो नीतीश कुमार का जो शासन जिस तरीके से है पिछले 5 साल का, अगर आप देखें ज्यादा ना देखें, उसमें जो क्राइम रेट बढ़ा है, उसके बाद जंगल राज ये है या 2005 से पहले का है, ये सवाल तो बिहार की जनता मुझसे आपसे ज्यादा बेहतर जानती है। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि नैरेटिव वो होगा जो मोदी चलाएंगे। लेकिन तेजस्वी ने भी जिस तरीके से आज आगाज किया है, मुझे लगता है कि टूथ एंड नेल फाइट होगी ये, और ये आखिर तक जाएगा मुकाबला, जहां तक नैरेटिव की बात है। मोदी जी इस तरह की लफाजी करते रहेंगे, झूठ फैलाते रहेंगे। कर्पूरी ठाकुर को आप क्या समझ रहे हो, भारत रत्न वैसे ही दे दिया था कि इन्होंने। मोदी जी बिना एजेंडे के कोई काम नहीं करते। उनको पता था कि बिहार चुनाव आने वाला है और दलितों की, पिछड़ों की, सबकी वोट, उनकी वोट का जरूरत पड़ेगी उस समय। तो इसलिए उसको प्रिएम्प्ट करते हुए उनको भारत रत्न दिया गया था। उनके परिजनों से भी मिले आज। इनसे कोई पूछे कि पिछले 20 साल के दौरान कितने वाजपेयी कर्पूरी ठाकुर के परिवार के लोगों से मिले हैं, आज क्या जरूरत आ पड़ी। तो ये एक खास तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट की जाती है। मैंने तो कल कहा था आपको कि अभी तो बहुत चीजें देखेंगे आप मोदी के कैंपेन में, इस तरह की इनोवेटिव चीजें, कि अब कर्पूरी ठाकुर याद आ गए जो सैद्धांतिक तौर पे इनके खिलाफ थे। जब उन्होंने आरक्षण दिया 1976 में, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने जो पिछड़े और ये थे उसमें उनके साथ मुसलमानों को भी दिया कि भाई जो भी पिछड़े उधर है उनको भी मिले आरक्षण, और ये उनका विरोध करते थे। तो बेसिकली इनकी उनकी विचारधारा का कोई मैच ही नहीं। लेकिन चूंकि आपके पास ना कोई सत्ता सेनानी है, ना कोई कभी विचारक रहा, ना कोई दूरदर्शी नेता रहा, एक ले दे करके अटल बिहारी वाजपेयी का कुछ केसेस में, नॉट ऑल केसेस, कुछ केसेस में आप कह सकते हैं कि वो माइल्ड थे थोड़े से, अदरवाइज इनके पास कोई नाम लेवा है नहीं उस तरीके का। तो ऐसे में हर जगह हर मुद्दे पर इनको उधार का सिंदूर चाहिए होता है। तो बिहार में ये मान के चलिए कि कर्पूरी ठाकुर के नाम को आखिर तक ये धोने का काम करेंगे। जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार को सीएम बनाओगे या नहीं। तो आज कह दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में दमदार बहुमत से जीतेंगे। भैया चीफ मिनिस्टर कौन होगा, नेतृत्व तो ठीक है। अब महाराष्ट्र में क्या कहते थे आप, महाराष्ट्र में यही कहते थे आप, ये फलां के नेतृत्व में, फलां के नेतृत्व में, और जब बारी आई तो अपना टिका दिया वहां पे। तो अब बिहार के अंदर ये बात तो बिल्कुल साफ है ना कि नीतीश तो कम से कम सीएम नहीं होंगे। अब चूंकि इनको पता है कि इसका नुकसान होगा, इसलिए बार बार नीतीश का नेतृत्व, नीतीश का नेतृत्व। आज का नेतृत्व ठीक है, भविष्य का बताइए चिराग अगला पासवान सीएम से कौन। बयान दिलवाया या सर? चिराग पासवान से तो बयान दिलाया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि सीएम चेहरे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, विधायक दल नीतीश कुमार को ही चुनेगा। नहीं तो चिराग पासवान ये कहे ना, चुनेगा का सवाल नहीं है, आप घोषित कीजिए ना, विधायक दल क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो बाद की बात। ये बात मैं और आप नहीं कह रहे। होना तो आइडियली यही चाहिए कि विधायक दल बाद में चुने, लेकिन ये परंपरा किसने शुरू की थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो भाजपा की पैदाइश है ना सारी चीज, ये विचार ही भाजपा का है। जब हर राज्य में क्या पूछते हैं कि तुम पहले अपना, विरोधी कोई भी हो, कि तुम अपना चीफ मिनिस्टर बताओ कौन। अब उन्होंने बता दिया कि हमारा चीफ मिनिस्टर ये है, तो अब आप भी बता दीजिए, एनडीए बता दे कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है। व्हाट डू यू मीन बाय नेतृत्व। नेतृत्व तो सही मायनों में जब बात करेंगे आप, तो मोदी से बड़े थोड़ी है नीतीश। आज जो एनडीए का जो था सारे का सारा कैंपेन, उसकी शुरुआत किसने की, आगाज किसने किया,
समस्तीपुर में प्रधानमंत्री ने किया ना। तो मोदी के अलावा तो कोई नेतृत्व एनडीए करता नहीं कैंपेन के अंदर किसी में भी, हर जगह मोदी मोदी होते हैं। तो ये केवल कहने की बात है कि नीतीश जी के नेतृत्व में मोदी उस खास एक नैरेटिव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो सवाल लोगों के मन में है कि नीतीश सीएम नहीं होंगे, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवाया जा रहा है। और चिराग पासवान कौन होते हैं? उनकी तो खुद की कल का बयान पढ़ लीजिए, वो तो कहा मेरी भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, कल ही कहा था उन्होंने। तो उनके बयानों की तो क्या ही बात करें, उनको तो जो दिल्ली से वो आएगी स्क्रिप्ट उसको पढ़ दिया जाएगा, बात खत्म। क्या कुछ नहीं कहा गया उसी कर्पूरी ठाकुर को जिनको लेकर के आज इतना रोना रोया जा रहा है, जो नारे लगे थे। अब मैं उन नारों को यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ कि आरक्षण कहाँ से आएगा, और फिर कर्पूरी ठाकुर को मतलब माँ बहन बेटी ऐसी कोई गाली नहीं थी जो इन्हीं जनसंघ के लोगों ने उस समय कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। वो नारा है, नारा आप कहीं भी खोज करके पढ़ लीजिएगा, मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। कई बार हमारे कार्यक्रम में भी उसका जिक्र हो चुका है कि क्या क्या नारे उस समय लगाए गए थे। खैर, आज वो इसीलिए मैंने उससे शुरुआत की थी कि एक जानवर का नाम लेकर के जो मुहावरा प्रचलित है कि समय आए तो बाप बनाना पड़ता है, कुछ वैसी फीलिंग नहीं आ रही है। ये शायद यही वजह थी कि मैं उसको ये सवाल पूछ रहा था। एक और चीज है सर, आज ऑफिशियली केवल चुनाव प्रचार की शुरुआत जो है एनडीए में ही नहीं हुई है, महागठबंधन में भी हुई है। तेजस्वी यादव भी निकले और तेजस्वी यादव ने जो बात कही है, तेजस्वी यादव इन सब बेवकूफियों से इतर अपने मुद्दों पर बिल्कुल केंद्रित किए हुए। एक तो कितना सकारात्मक सोच है तेजस्वी यादव और महागठबंधन की, ये पहला तो मैं ये समझ लूं आपसे। दूसरी चीज, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार को जो है बिहारी चलाएगा या बाहर के लोग चलाएंगे, दो गुजराती चलाएंगे, यानी मोदी और शाह को वो बाहरी कह रहे हैं। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, वो फिर एक उस पर हमला कर रहे हैं कि भाई मजदूर बिहार से चाहिए और फैक्ट्रियां गुजरात में लगेगी, ये चलेगा क्या मामला? नहीं, तेजस्वी बेसिकली ग्रास रूट के लीडर है, और वो इतने दिनों से लगातार जो बिहार में घूम रहे हैं उनको इनकी दुख तिरक का पता है। जो नीतीश को सीएम ना बनाने वाली बात को उससे जोड़ रहे हैं वो, कि नीतीश के नाम पर वोट मांग रहे हैं और सरकार दिल्ली के रिमोट से चलेगी, और उसको कौन चलाएगा? दो गुजराती, मोदी और शाह। ये लगातार उनके बिल्डअप का हिस्सा है, नंबर एक। नंबर दो, जो उन्होंने जिस तरीके की बात कही कि जब लालू जी मोदी से नहीं डरते तो उनका बेटा डरेगा क्या? आपने ध्यान किया होगा, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि आईआरसीटीसी घोटाला दिल्ली में जिस तरीके से उसको दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश और तेजस्वी को बैक फुट पर लाने की कोशिश, डराने की कोशिश, जो इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो उस सारे को प्रयोग करते हुए, लेकिन तेजस्वी के लिए तो डू और डाई की सिचुएशन है। और इसमें कोई शक नहीं, आपने महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान देखा होगा, जो बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र के अंदर जमीनें तलाश रही थी उनको चुपके से कहा ले जाया गया? गुजरात। और उसके बावजूद भी बिहार महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े पैमाने पर वोट जोड़ करके सारा खेल करके सरकार बनाई गई, नैरेटिव को कंप्लीटली कंट्रोल में करके किया गया। तो इनकी कोशिश बिहार में भी वही मॉडल करने की है। और जो तेजस्वी है वो बिहारी प्राइड को एक बार जागृत करना चाहते हैं दोबारा से, कि अगर तुमने गलती से भी अगर एनडीए को सत्ता दे दी तो मान करके चलिएगा कि नीतीश को तो बनना ही नहीं है, जो भी सीएम होगा वो बाकी राज्यों की तरह गुजरातियों के रहमो करम पे होगा, और जो बाकी भाजपा शासित प्रदेशों का हाल है वो बिहार में भी हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक सच बात है ये, और अपने समर्थकों को एक्टिवेट करने के लिए और पूरे बिहार को जागरूक करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण नैरेटिव है। उसके अलावा जो हर घर में रोजगार देने की बात है, जो महिलाओं को ये देने की बात है, वो सारा बेसिकली एक एश्योरेंस नहीं, एक चुनावी वायदा नहीं। उनकी भाषा सुनिएगा आप, वो कह रहे हैं ये मेरा प्रण है, ये चुनावी वायदा नहीं है, ये मेरा प्रण है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, विल पावर के साथ दी गई बात कही जाती है कि वो जो बिहारियों का पेन है उसको कहीं ना कहीं वो एड्रेस कर रहे हैं कि देखिए मैं आपके बीच में से एक हूं, आपके दुख दर्दों को समझता हूं, और आपकी हर वो समस्या, चाहे वो बेरोजगारी हो, आज तो उन्होंने गैस की भी बात की कि भाई गैस 500 रुपए की मिलेगी चाहे गुजराती कितनी महंगी कर ले, तो बिहार में सब्सिडी की जो बात थी। तो कुल मिलाकर के राम प्रकाश जी इशू ये है कि अब जो है चुनाव का ये पहला ही दिन था। अगर आप कैंपेन की बात करेंगे तो फॉर्मली मोदी भी आज ही आए हैं कहने को, बेशक कहते रहे नीतीश का नेतृत्व है, उधर मोदी आए हैं, इधर तेजस्वी आए हैं, राहुल को भी आना है कल परसों में। तो उस सारे में जो बिल्डअप हो रहा है वो हो रहा है बिहारी प्राइड वर्सेस गुजराती, और ये कितना कनेक्ट करके ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि बिहारी अपनी जन्मभूमि को लेकर के, अपनी सरकार को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के काफी पॉजिटिव रहते आए। तो क्या वो भाजपा का जो अभी आज मोदी जी ने कहा कि इतने लाख महिलाओं को हमने 10-10 हजार रुपए दे दिया, आज उन्होंने भाषण में याद दिलाई अपनी रिश्वत कि हमने इतने लाख महिलाओं को दे दिया, वो दे दिया।
कल तक तो आप रेवड़ियों का विरोध करते थे, चुनावी रेवड़ियों का, आज आप खुद उसको याद दिला रहे हैं। अगर आपने महिलाओं को आत्मनिर्भर करना था तो 20 साल से कहा थे आप, अब कैसे याद आया कि चुनाव की घोषणा के दिन आप पैसे बांट रहे थे? तो ये सारी चीजें हैं जो डिस्कोर्स के अंदर आएंगी, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अल्टीमेटली जिन कर्पूरी ठाकुर साहब को गालियां देती थी, उन्हीं के आसपास उनका कैंपेन बिल्ड होता दिख रहा है। आज मोदी ने उसकी टोन सेट की कि देखिए जननायक का नाम उठा रहे हैं फलाना। अरे आपने तो किसी का कुछ नहीं छोड़ा हुआ, आप तो आज भी नेहरू जी को और सबको गालियां देते हो, किसी को नहीं बख्शते हो, दिवंगत लोगों को नहीं बख्शते आप। तो वो तो कम से कम सम्मान तो करते हैं। उन्होंने कभी कर्पूरी ठाकुर साहब को गालियां तो नहीं दी, वो समाजवादी विचारधारा के थे, वो आपकी विचारधारा से तो कभी मेल नहीं खाते थे, आप उनके नाम से वोट कैसे मांगे? तो ये सवाल तो आएगा ना। और उस बात को आर्टिकुलेशन तेजस्वी से बेहतर कौन कर सकता है? वो आज आपने एक पहला वो देखा है, अब ये भी जैसे जैसे कैंपेन बिल्डअप होगा तो उसमें ये और चीजें एक्सपोज होंगी, फैक्ट्स के साथ वो लोग आएंगे। जिन चर्चा में और आप कहते ना कि 76 में कौन सा आरक्षण दिया था, किस बात पे कौन सी गाली दी थी, वो सारी चीजें पब्लिक डिस्कोर्स में आएंगी, तभी इनको पता लगेगा कि क्या स्थितियां है, तुम्हारा कितना दागदार अतीत है भाजपा का, उसकी विचारधारा का। वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा लोगों के बीच। एक तरफ ये लच्छेदार बातें और वो नफरती एजेंडा होगा, दूसरी तरफ बिहार के लोगों के विकास की बातें होंगी। लेकिन जो चुनावी इतिहास अपने यहाँ है सर, खास करके पिछले एक दशक में, तो मुद्दों पर लोग बहुत अट्रैक्ट होते नहीं हैं। ऐसे में महागठबंधन के लिए क्या ये ताकत बन पाएगी बिहार के अंदर? नहीं राम प्रकाश, देखिए बिहार की जनता, देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जागरूक तो बहुत है, बहुत अवेयर है पॉलिटिकली, और वो सैकड़ों हजार किलोमीटर भी जाकर के अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अभी चूंकि छठ पर्व है तो लाखों बिहार के लोग अपने गांव में वापस भी गए हैं छठ पर्व को मनाने के लिए, बड़ी पैमाने पर गए। भारतीय जनता पार्टी भी हर एक स्टेट के अंदर जो प्रवासी मजदूर हैं, एक एक को चिन्हित करके वहां वापस भेजने का जुगाड़ करने में लगी हुई है। हरियाणा में मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, कल की खबर ये थी कि हरियाणा में करीब करीब 2 लाख प्रवासी हैं बिहार के, और उनमें से 1 लाख से सरकार संपर्क कर चुकी है वापस भेजने के लिए, उनको जो भी सुविधाएं देनी है। पैसे की तो कोई दिक्कत है नहीं भाजपा के पास, दुनिया की सबसे आर्थिक महाशक्ति है जहां तक पार्टी का सवाल है, राजनीतिक दल का। तो उस सारे को जुगाड़ करके किस तरीके से भी वो करके और सत्ता हासिल करनी है, साधनों की दिक्कत नहीं है, नैरेटिव कैसे कंट्रोल करे, समस्या इस पे आ रही है। वैसे तो ज्ञानेश गुप्ता ने पूरी मदद कर रखी है बड़े पैमाने पे, जो एसआईआर की है, तो 80 लाख तो पहले ही उड़ा चुके हैं वोटर्स को। तो उसमें मैं यही कह रहा था आपको लगातार एक ही बात, कि अगर जो आप कैंपेनिंग कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, असली जो की है ना बिहार की सत्ता की, राम प्रकाश जी फिर रिपीट कर रहा हूं, वो है मैसिव वोटिंग। जितना अधिक मतदान होगा उतना ज्यादा झटका लगेगा बीजेपी को और उसके मंसूबों को, जो वो यहाँ पर महाराष्ट्र रिपीट करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपको पता है ना कितनी स्ट्राइक रेट थी, क्यों थी वो? तो यहाँ पर भी इनका खेल वही था चुनाव आयोग के जरिए, जो एसआईआर के नाम पर। तो उसमें कैंपेन अपनी जगह है, बूथ मैनेजमेंट और लोगों का मोबिलाइजेशन, लोगों को बूथ तक लाना, वो की है सफलता की। अगर उसमें कहीं ढीले पड़े आप, और अगर वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, तो फिर मान करके चलिएगा जो ज्ञानेश गुप्ता ने खेल किया था उसमें भाजपा सफल हो जाएगी और नीतीश कुमार आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, ये तय मानिए। भाजपा का सर आपने प्रवासियों का जिक्र किया, तो भाजपा आपको लगता है कि क्या भाई, जो हम एसआईआर को लेके बात जब कर रहे थे, तो आप भी एक बात कहते रहे कि भाई भाजपा का जो पन्ना प्रमुख है उसको ये पता है कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को वोट देने वाला आदमी है। तो वो जब उस इसी स्तर पे भाजपा जो प्रवासियों को भेजेगी बिहार में वोट करने के लिए, या जिनसे संपर्क करेगी, तो आपको लगता है कि वो सबको भेज देगी? वो तो भाई फिर उस हिसाब से तो पिक एंड चूज वाला मामला रहेगा। पन्ना प्रमुख की रिपोर्ट जाएगी फलानी सरकार को कि भाई ये आदमी है जो हरियाणा में रहता है, या ये फला फला आदमी महाराष्ट्र में रहता है, ये भाजपा का वोटर है, भेजिए इनको। तो वो तो केवल अपने वोटर बुलाएंगे, बाकी लोगों को छोड़ देंगे। वो उनके लिए हाँ तो तो यही आसान ही करेंगे है। ना। इसीलिए तो मैंने आपको कहा, जो कल का फिगर था कि हरियाणा में करीब करीब 2 लाख प्रवासी बिहारी मजदूर जो है उनको चिन्हित किया गया था, और उनमें से 1 लाख से संपर्क साधा गया है। तो बाकी 1 लाख कौन है? या तो उनकी छटनी चल रही होगी, कहाँ है, कौन है, किस तरीके से, उनको फिर शॉर्टलिस्ट करके जिन जिन को लाने की जरूरत होगी उनको लाया जाएगा। और बाकी जिनको बहलाया फुसलाया जा सकेगा किसी भी कारण से, किराया दे करके और कुछ दे करके, छोटा मोटा मजदूरी दे करके, उनकी सेवा पानी करके, उसकी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं इनको। पन्ना प्रमुखों का मॉडल तो इनको यहाँ नहीं, बिहार में नहीं, देश के हर कोने हर गली का इनको ये पता है कि कहां पर कौन वोट किसका है। इतनी जबरदस्त मैपिंग, पर्सन टू पर्सन, जिस इलाके में आप रहते हैं उस पेज पे जितने नाम है उस पन्ने पे, एक एक आदमी को पता है उसको कि कौन कौन किसका वोटर है। इसमें धोखा मत मानिएगा।
और ये सारी एक्साइज भी उसी तरीके से होती है। 2 लाख लोग अगर हरियाणा में है तो 2 के 2 लाख को थोड़ी लाएंगे वापस। उनमें से कुछ के नाम तो कटवा चुके होंगे भाई, तय मान करके चलिए कि जो नहीं बदलने वाले हैं, जो ट्रेडिशनल वोटर होता है किसी कारण से, उसका तो नाम ही कटवा दिया होगा ना, तय मान के चलिए। जो मानने वाले होंगे उनको साम दाम दंड भेद जो भी करना है उसके जरिए बनाया जाएगा। जिनको किराया भाड़ा दे करके छोटी मोटी सुविधा शुल्क दे के भेजा जा सकता है उनको भेजा जाएगा। आपको पता है पहली बार एयर कंडीशन बसें भेजी है हरियाणा सरकार ने बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए कि वो छठ पर्व पे जा सके। ये वैसे ही है क्या? इसके पीछे भी तो एक सोच है ना। बिहारी बेचारे हर साल ऐसे ही घिसटते पिसटते ट्रेनों में लटक के जाते हैं। इस बार हरियाणा सरकार को ऐसी बसें कैसे याद आई? और उसका बाकायदा प्रचार किया जा रहा है कि हरियाणा से इतनी बसें बिहार भेजी गई। हरियाणा से बिहार का कोई रूट थोड़ी बनता है बसों का। तो देखिए चुनाव बिहार में है और किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जहां पर बीजेपी है वो पूरी फंक्शनल है, एक्टिवेटेड है। बिहार के मजदूरों को किस तरीके से भेज करके उसका चुनावी लाभ कमाया जाए। तो ये इनका एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म भी आपको देखना पड़ेगा कि जब कहीं पर कोई बात आती है तो सारे के सारे एक होकर के उस मिशन में जुट जाते हैं। तो भाजपा के खिलाफ अगर आपको इफेक्टिवली लड़ना है तो तेजस्वी को और राहुल को भी यही करना पड़ेगा कि अपने आखिरी वोटर तक को बूथ पे लाने की जिम्मेदारी उनकी है, उनके कार्यकर्ताओं की है, उनके संगठन की है। जितना बेहतर वो उस मोर्चे पे कर पाएंगे, लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे, उतना ही आसान उनके लिए होगा। और अगर वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा तो बाकी सारा कार्यक्रम फिर मान के चलिए ज्ञानेश गुप्ता ऑलरेडी कर चुके हैं भाजपा के लिए। सर एक और सवाल बस जरा पूछ लो मैं आपसे। सर मोबाइल की लाइट जो मोदी जी ने जलवाई है वो क्या लोगों को कोविड काल की याद नहीं दिला देगा? और फिर कोविड काल अगर लोगों को याद आ गया, बिहार के लोगों को खास करके, जिस तरीके से सड़कों पर पैदल घूमने के लिए, उनको पैदल चलने के लिए सरकार ने छोड़ दिया, बेसहारा मजबूर कर दिया, क्या वो दौर नहीं लोगों को याद आएगा? नहीं राम प्रकाश जी, पहली बात तो खुद याद आना चाहिए। और बाई दी वे कई बार क्योंकि हिंदुस्तानी जो हम लोग हैं, हम ऐसे भावुक लोग हैं कि हमारी जो यादाश्त है बहुत थोड़ी, उसकी ड्यूरेशन बहुत कम है। तो इसमें तो आप देखिएगा तेजस्वी आज और कल में राहुल गांधी आके नहीं याद आएगा तो वो याद दिला देंगे इस बात को कि एक वो दौर था जब मोदी जी ने मोबाइल की लाइट चलवाई थी और तब तुम्हारा क्या हाल हुआ था। ये तो जुड़ता है ना, ये तो जुमला भी जुड़ता है कि पिछली बार जब लाइट जलवाई थी तब बिहार के जो मजदूर थे बेचारे वो हजारों किलोमीटर पैदल चल के लाखों की संख्या में घर वापस आए थे। आज फिर मोदी टोर चलवाए। ये तो एक बहुत बढ़िया नैरेटिव बनेगा। तो उसमें यह है कि उसको तेजस्वी बनाते हैं या राहुल बनाएंगे। और ये आज बेसिकली मुझे लगता है ये सेल्फ गोल टाइप की चीज हो सकती है अगर इसको ऑपोजिशन ने ठीक से उठा लिया। क्योंकि बिहारियों की जो दुख तिरंग थी ना राम प्रकाश जी, जिस तरीके से कोविड में एक ड्रॉप ऑफ दी हेट आपने 2 घंटे के नोटिस पर आपने लॉकडाउन लगा दिया इतने बड़े देश के अंदर, और उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कोई था तो बिहार के प्रवासी मजदूर थे। इसको कोई बुला थोड़ी है। और उसके बाद मोदी ने ताली थाली और लाइट बजवाई थी, जलवाई थी। आज वही लाइट फिर जलवा रहे हैं मोदी। तो वो कह तो ये रहे हैं कि आपको लाइटन की जरूरत क्या है जब इतनी लाइट है। तो है वो कहीं ना कहीं लोगों की दुखती रंग पे। मुझे लगता है कि ये चीज करके मोदी जी ने एक बड़ा मसाला दे दिया है विपक्ष को, भाजपा पे और केंद्र सरकार पे हमला करने के लिए, खास तौर पर कोविड की नाकामियों का, कोविड मैनेजमेंट की नाकामियों पर। बिहार के लोगों के साथ जो उस समय ज्यादती की गई कि उनके लिए कोई साधन नहीं और लाखों लाख बेचारे पैदल चले, उनको कोई राहत भी नहीं। और तमाम जगह तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उनको सड़कों पर रोका गया है, पैदल जा रहे थे बेचारे तब भी उनको रोका गया। तो ये तो वो बढ़िया मौका मोदी जी ने खुद ही दे दिया है बैठे बिठाए विपक्ष को। विपक्ष चाहे तो इसको बहुत कायदे से भुना सकता है और लोगों को उनकी जो यादाश्त है, जो वो बात भूल गए मेमोरी में, उसको दोबारा याद कराने का इससे बेहतर अवसर कौन देगा? मोदी जी ने खुद दिया है। तो अब तो तेजस्वी और राहुल को इसको तत्काल लपकना चाहिए कि देखिए ये वही प्रधानमंत्री जो लॉकडाउन लगाते थे आज फिर टॉर्च जलवाने आ गए। तब भी जलवाई थी, तब आप पैदल थे सड़कों पर। तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज बनती है अगर विपक्ष इसको पकड़ेगा। और मुझे यकीन है कि तेजस्वी जरूर पकड़ लेंगे, राहुल का हम कह नहीं सकते। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव को उसको पकड़ना भी चाहिए। और इस समय जिस तरीके से आक्रामक है तेजस्वी यादव, वो ऑलरेडी मोदी और शाह की भाषा शायद उससे, भाषा तो क्या ही बदलेगी, लेकिन जो मुझे लगता है कि उनकी चिंता होगी वो जरूर बढ़ी होगी। अब मुद्दों पर अगर आमने सामने लड़ना हो तो शायद ये लड़ाई आसान हो जाती महागठबंधन के लिए, लेकिन नैरेटिव्स अलग अलग हैं, चाहे वो विजन कह लीजिए या उसकी कमी कह लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।